और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर का। बड़ी सियासी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे और उनका जो दौरा है वो तमिलनाडु तेलंगाना में होगा। इसके साथ साथ कर्नाटक भी जाएंगे और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा शो उनका अच्छा होने जा रहा है। तो बीजेपी ने आने वाले चुनाव में अपने लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट सेट करके रखा है और चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं। बार बार इसके लिए दक्षिण के द्वार पहुंच रहे हैं। अब दक्षिण के 3 राज्यों में वो रैलियां और रोड शो भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे की शुरुआत तेलंगाना से करेंगे। सुबह 11:30 बजे जगतियाल में रैली होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां दोपहर 3:15 बजे शिमोगा में उनकी जनसभा है। इसके बाद पीएम तमिलनाडु पहुंचेंगे। शाम 5:45 पर कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे थे। पालनाडु में एनडीए की रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे और तीसरे टर्म की हुंकार भी भरी। यहाँ मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त दक्षिण का दौरा कर रहे थे उस वक्त इंडिया अलायंस पश्चिम में अपना पावर शो कर रहा था। इस दौरान शक्ति का प्रदर्शन भी हुआ और पीएम मोदी पर वो जमकर बरसे थे। राहुल गांधी की अगुवाई में मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली हुई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन समेत कई दिग्गज पहुंचे और बीजेपी पर जमकर बरसे। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की बहुमत आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर दिया। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले। 10 साल के बाद मोदी जी संविधान को बदलना चाहते हैं, आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं। तो एक और विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुटा है और दूसरी ओर बीजेपी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। बड़ी खबर इस बीच में यह है कि आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है दिल्ली में और इसमें यूपी की बाकी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। तीसरी लिस्ट पर मंथन होगा। यह बड़ी अपडेट है। चुनावी समर के ऐलान के बाद अब वक्त है अपने दिग्गजों की पोजीशनिंग का और इसके लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो रहा है। कांग्रेस 2 सूचियां जारी कर चुकी है, बीजेपी भी 2 सूची जारी कर चुकी है और अब तीसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी है। तीसरी सूची पर मंथन के लिए आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बेहद अहम बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों की बची हुई सीटों पर चर्चा होगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की एक भी सीट शामिल नहीं थी। बताया जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में यूपी की कई सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। कई बड़े नामों के टिकट पर सस्पेंस है। बीजेपी कोर ग्रुप की होने वाली इस अहम बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत राज्यों की कोर कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली सूची में 195 और दूसरी सूची में 72 नाम के ऐलान के साथ ही अब तक कुल 267 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। पहले चरण के मतदान में आज से ठीक 1 महीना बाकी है और बिहार में सभी 7 चरणों में मतदान होगा, लेकिन वहां पर सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई, चाहे वो एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की हो। और इस बीच बिहार के 2 दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। सीट बंटवारे पर मंथन के लिए बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। फाइनल स्टेज में है और इन ए डे और टू यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीट्स, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बिहार एनडीए में बीजेपी 16, जेडीयू 16, एलजेपी-आर 5, उपेंद्र कुशवाहा 1, जीतन राम मांझी 1 और मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 सीट मिल सकती है। आज दोपहर तेजस्वी यादव की दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के साथ मुलाकात हो सकती है, जो रविवार को मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में शामिल हुए और पीएम मोदी पर निशाना साधा। हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का, डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। और मथुरा की बात करें तो आज वहां पर विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी। कल राधा रानी मंदिर में लड्डू होली हुई, उसके बाद लठमार होली का आगाज आज शाम देखने को मिलेगा। बरसाना होली के रंग में रंग चुका है, हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहा है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली के कई रंग हैं और उनमें से एक है लड्डू मार होली और दूसरा लठ मार होली। रविवार को बरसाना में देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने लड्डू मार होली मनाई और आज बारी है लठ मार होली की। महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहते हैं, वो हुरियारों यानी पुरुषों पर लठ बरसाएंगी। इस लठ मार होली में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हुरियारी ने लठ मारती हैं और हुरियारे सिर पर ढाल रखकर खुद को बचाते हैं। प्रेम का रंग ऐसा बिखरा हुआ है, राधे कृष्ण के प्रेम का, भक्ति का, हर भक्त पे उनका रंग ऐसा दिख रहा है कि भीड़ में भी लोग आनंद ही आनंद में दिख रहे हैं। उनकी शक्ल पे सिर्फ आनंद ही आनंद दिख रहा है। वर्किंग हूँ, छुट्टी लेकर आना और मतलब लाइक मैंने कहा कुछ भी हो जाए पर ये जो सुख है ना, इसका अनुभव मैं जरूर करूँगी अपनी लाइफ में। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी रैली हुई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस ने मुंबई में रैली की, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता जुटे। मंच पर एकजुटता दिखाई गई, एकजुटता के साथ जीत का संदेश दिया गया और निशाने पर थी बीजेपी। आम चुनाव का ऐलान हो गया है, लिहाजा प्रचार का शोर और रैलियों की भीड़ भी दिखने लगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बहाने कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंबई का शिवाजी मैदान, मंच पर इंडिया अलायंस के दिग्गज और निशाने पर थी बीजेपी। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हो, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए। 63 दिनों तक चली राहुल की न्याय यात्रा मुंबई में खत्म हुई। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली की गई। रैली में राहुल गांधी के अलावा एनसीपी के दिग्गज शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, वंचित बहुजन अगाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शिरकत की। हिंदुस्तान की जो स्थिति है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ये बदलाव ला सकते हैं हम सब मिलकर, इकट्ठा होकर। जिन लोगों के हाथ में देश की हुकूमत है, उन्होंने कई एश्योरेंसेस देशवासी को दिए थे।
रैली के बहाने इंडिया गठबंधन में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं को न्योता दिया गया था। मुंबई से दिल्ली तक की सत्ता को ललकारने में किसी ने भी देर नहीं की। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क से इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को ललकार रहे थे तो एनडीए ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस चुनाव में इस महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें बहुत बड़ी सबक सिखाएगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से महाराष्ट्र की 48 सीटों का समीकरण बदलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी टक्कर महाराष्ट्र में ही मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी साथ थी। अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। शिंदे और अजीत गुट बीजेपी के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 सीटें आती हैं। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक किसी भी गठबंधन में बात नहीं बन पाई है। हाँ, बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान जरूर कर दिया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले उसे 13 सीट का नुकसान हो रहा है, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 28 और इंडिया अलायंस को 20 सीटें मिल सकती हैं। चुनावी रणनीतिकारों को भी यही लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन जोर लगाए तो महाराष्ट्र में पासा पलट सकता है। इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था वो था महाराष्ट्र, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था। इसीलिए आप अगर पिछले एक साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें तो सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है। जानकार भले ही हालात बदलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारे की तपिश से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। वहां दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर शहमात का खेल जारी है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया है, उसके मुताबिक ठाकरे गुट को 22, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीट मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस के ज्यादा सीट मांगने से पेच फंसा हुआ है। चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उन्होंने जो चुनाव के मुद्दे सबको खुल के रखा। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सीटों का बंटवारा हो जाएगा और एकजुट होकर इंडिया गठबंधन लड़ेगा। महाराष्ट्र का फैसला क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन अगर एनडीए को चुनौती देनी है तो इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति भी समय रहते साधनी होगी, क्योंकि जिस रैली से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, उस रैली से गठबंधन के कई दिग्गज नदारद रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हो, हरियाणा या यूपी, बिहार हो या फिर झारखंड, नौकरी की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से नहीं बल्कि पेपर लीक से डर लगने लगा है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। ताजा मामला झारखंड और बिहार से जुड़ा है, जहां राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पेपर होने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में लटकता दिख रहा है पेपर लीक की वजह से। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके एक और पेपर लीक
एक बार फिर अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ और इनके पास हंगामा करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग के सिवाय कुछ नहीं। इस बार पेपर लीक का मामला झारखंड से सामने आया है, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तरफ से 17 मार्च को 11वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान धनबाद, चतरा और जामताड़ा में पेपर लीक होने का आरोप लगा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका आरोप था कि पेपर की सील खुली हुई थी, प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने खोलना चाहिए था। पेपर को नियम से न खोलने की वजह से पेपर बुकलेट और ओएमआर शीट का सीरियल नंबर मैच नहीं हुआ। कहीं कहीं एक डेस्क पर 3-3 कैंडिडेट बैठकर परीक्षा दे रहे थे। कई जगहों पर कैंडिडेट सेंटर से बाहर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। झारखंड में पेपर लीक को लेकर भी सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर हमलावर है, तो जेएमएम भरोसा दे रही है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की सरकार ने एक बार फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और अविलंब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो असली घोटालेबाज है, जिन्होंने प्रश्न पत्र को लीक किया, उन तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ प्यादों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो भी विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि इनके सरगना जो है, जो पूरा गिरोह है, ये झारखंड का गिरोह नहीं है। झारखंड के बाहर भाजपा शासित राज्यों में गिरोह सक्रिय है। यहाँ पर हम लोगों ने कड़े कानून बनाए हैं, उस कानून के तहत कार्रवाई होगी। अगर थोड़ी भी अनियमितता पाई गई, सरकार के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई। बिहार में भी शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला गरमाता जा रहा है। फिलहाल की जांच में ये साबित हो गया है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी फिलहाल परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है। इस मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने इसका खुलासा किया है, जिसके मुताबिक बिहार में तीसरे फेज में 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। परीक्षा 15 मार्च को हुई। 15 मार्च को पहली पाली में 2,14,000 और दूसरी पाली में 1,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन 14 मार्च को ही पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक माफिया ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए थे। जांच के मुताबिक करीब 300 अभ्यर्थी 12-13 मार्च को झारखंड के हजारीबाग पहुंचे। उन्हें होटल में पेपर रटवाया गया। ईओयू की टीम ने हजारीबाग में झारखंड पुलिस की मदद से छापेमारी की। पुलिस अब तक 313 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। टीम को आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव मिले हैं। सभी आरोपियों को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। लेकिन बिहार पुलिस की जानकारी देने के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके सफाई दी है कि जांच एजेंसी की ओर से पूरा सबूत नहीं मिला है। बीपीएससी ने ईओयू से ठोस सबूत मांगे हैं और साफ कर दिया गया है कि बिना ठोस सबूत के परीक्षा रद्द नहीं होगी। जबकि 15 मार्च को जो परीक्षा होनी थी, उससे पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट हो चुका था। एक आंसर मोबाइल में आ चुका था। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई जाए। सर मांग तो जायज है सर कि पेपर जो है लीक हुआ है उसको केवल कैंसिल नहीं करना है। जो भी इसमें शामिल है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और 3 महीने उनको छोड़ना नहीं है सर। उन पे जो यथासंभव कानूनन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है वो करनी चाहिए। परीक्षा से निकल के आए उसी समय जानकारी मिल गई थी कि पेपर आउट हो गया और हम लोग केंद्र में ही देख लिए थे कि लोग आधा घंटा 1 घंटा में बना के बैठ गए थे और काफ़ी खुश थे। इससे ही लग गया था कि कहीं ना कहीं लोग पढ़ के आए थे क्वेश्चन पेपर। सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य का है। सवाल नकल माफिया पर नकेल कसने का है, लेकिन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय सियासी बयानबाजी के। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं। प्रश्न यदि किसी ने लीक किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना।
जेपीएससी का आंसर शीट। बिहार और झारखंड में पेपर लीक ऐसे समय में हुआ कि जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में एनडीए को डर है कि विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। हालांकि झारखंड में पेपर लीक मामला इंडिया गठबंधन के लिए भी फांस बना हुआ है, क्योंकि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरएलडी की गठबंधन वाली सरकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर एल्विश यादव आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है और उस पर सांपों की खरीद फरोख्त और सांप के जहर सप्लाई करने का आरोप है। 3 नवंबर 2023 को नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सवाल उठ रहा है कि आखिर एल्विश की गिरफ्तारी में 136 दिन क्यों लगे। महीनों से नोएडा पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा एल्विश यादव आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी, लिहाजा कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर जेल में उसकी रातें कटेंगी। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनडीपीएस और आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं। बाकी साक्ष्य के क्रम में और गिरफ्तारियां की जाएंगी। अब इस संबंध में विवेचना प्रचलित है, विवेचना के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। अब बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को मुक्त करवाया गया। आरोपियों से सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी जब्त किया गया था। जांच में एल्विश यादव का कनेक्शन सामने आया था। हालांकि उस वक्त वहां एल्विश यादव मौजूद नहीं था, लेकिन जांच में पता चला कि वो नोएडा में रेव पार्टी करता था। उन पार्टियों में सांपों के जहर का भी इस्तेमाल होता था। सांपों के साथ वीडियो शूट किए जाते थे। शिकायत पर पुलिस ने ड्रग्स डिपार्टमेंट और वन विभाग के साथ छापेमारी की और मौके से 5 आरोपी पकड़े गए। 9 जिंदा सांप और सांपों का जहर भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जो सांप मिले हैं उनकी खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। 5 आरोपियों के बयान पर एल्विश को आरोपी बनाया गया। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा पुलिस ने एल्विश यादव पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की कई धाराएं लगाई हैं। इसके तहत जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों को कैद में रखना या मार देना, वन्य जीवों की खरीद गंभीर अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यदि मामला गंभीर है तो सजा को बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है। एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर है। हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे एल्विश यादव यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स और स्ट्रीमिंग के लिए फेमस है। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। उसके यूट्यूब पर 1 करोड़ 45 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं। एल्विश का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। उसके भाई ने उसे एल्विश यादव नाम दिया था। एल्विश यादव कपड़ों के एक ब्रांड का मालिक भी है। एल्विश का विवादों से पुराना नाता रहा है, जिसमें जान से मारने की धमकी और मारपीट जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। उनकी भी अलग से जांच चल रही है, यानी कि एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।